आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश्वर राव गोरखड़े, उप संचालक एमएसएमई विभाग, जिसको आप सभी लोग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के नाम से जानते हैं। मैं उप संचालक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एमएसएमई को दी जाने वाली सुविधा सहायता हेतु जो मध्य प्रदेश शासन की नीति है, मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, उसके बारे में आज आपको परिचय दूंगा। उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो विभाग है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, ये विभाग 5 अप्रैल 2016 को गठित हुआ था। देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां पर एमएसएमई के लिए एक प्रत्यक्ष विभाग बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राज्य शासन ही नहीं, भारत सरकार ने उद्योगों को 2 भागों में व्यक्त किया है, एक बड़े उद्योग, दूसरे छोटे उद्योग। छोटे उद्योग को जनरली सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 3 श्रेणियां हैं, उसमें व्यक्त किया गया है। तो मध्य प्रदेश शासन का जो एमएसएमई विभाग है, उसकी अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई विकास नीति 2025 का 24 फरवरी को विमोचन किया गया है। तो उसके बारे में क्या क्या सुविधा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो एमएसएमई विकास नीति 2025 है, इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो जीडीपी में एमएसएमई का योगदान है, उसको महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। एक एमएसएमई के लिए इकोसिस्टम बनाना, रोजगार सृजन को बढ़ाना, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत का, तो उसी के तहत विकसित मध्य प्रदेश बनाना 2047 तक, ये भी इस नीति का एक उद्देश्य है। पहली नीति की प्रस्तावना और परिभाषा। नीति 24 फरवरी 2025 से मध्य प्रदेश में लागू होगी, जिसमें पात्र निवेश और इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। दूसरी, एमएसएमई वर्गीकरण और निवेश मापदंड। एमएसएमई का वर्गीकरण निवेश व टर्नओवर सीमा पर आधारित है और पात्र निवेश पर सहायता का प्रावधान है। तीसरी, पात्रता और सामान्य प्रावधान पंजीकरण, स्थानीय रोजगार और भूमि उपयोग जैसे मानदंडों के साथ कुछ उद्योगों को विशेष छूट मिलती है। 4, वित्तीय सहायता और योजनाएं। निवेश के आधार पर अधिकतम 40% तक अनुदान मिलता है, जो विविध गुणांकों से जुड़ा होता है। प्रमाणीकरण, अधोसंरचना और पर्यावरणीय सहायता प्रमाणन, बुनियादी सुविधाएं, क्लस्टर और पर्यावरणीय उपायों पर आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है। 6, क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन। विशिष्ट क्षेत्रों जैसे खाद्य, परिधान, टेक्सटाइल आदि को अलग अलग प्रकार की राहतें दी जाती हैं। 7, अन्य प्रोत्साहन योजनाएं और पुनर्जीवन निर्यात, अनुसंधान और बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए भी सहायता योजनाएं उपलब्ध हैं। 8, आवेदन प्रक्रिया और अपील व्यवस्था। आवेदन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है और अपील की त्रिस्तरीय व्यवस्था भी लागू है। नीति, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 24 फरवरी को विमोचन हुआ, तो नीति 24 फरवरी 2025 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है। इसका मतलब ये है कि जो 23 फरवरी 2025 के बाद जो इकाइयाँ आएंगी, उन पे ये नीति लागू होगी। ये आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एमएसएमई विकास नीति रहती है, वो उसका एक समयावधि रहती है। जैसे हमारी पहली जो नीति आई थी एमएसएमई विकास नीति 2017, उसके बाद 2019, उसके बाद 2021 और वर्तमान में 2025। इस नीति में एक प्रावधान रखा गया है, जो पुरानी इकाइयाँ हैं, यदि वो एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन या टेक्निकल अपग्रेडेशन करती है, तो उसके लिए भी इस नीति में एक प्रावधान किया गया है, परंतु उनको एक निश्चित प्रकार का निवेश करना आवश्यक है। ये 2025 की नीति की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र की ऐसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जो कि पहले नहीं था। पहले की जो नीति थी, उसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को हम लोग सहायता देते थे, और इस बार पहली बार है कि सेवा क्षेत्र का, चूँकि एमएसएमई का दायरा बढ़ गया है, हाल ही में जो बजट आया है 2025 का भारत सरकार का, उसमें भी एमएसएमई का दायरा बढ़ने की बात कही गई है और शीघ्र ही बढ़ जाएगा। तो उसके तहत हमने सेवा क्षेत्र को भी इसमें पहली बार लाया। जो महत्वपूर्ण जो बिंदु आते हैं नीति में, जो परिभाषित हैं, जो आपको जानना जरूरी है आप सभी को, एक होता है प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र मशीनरी। तो संयंत्र मशीनरी की जो भारत सरकार का एक्ट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, और उसमें जो भी समय समय पर संशोधित होते हैं, उसमें जो भी परिभाषा संयंत्र मशीनरी की है, वो ही हमारी नीति में भी ली गई है। पात्र निवेश
से पात्र निवेश को आपको जानना इससे जरूरी है कि उसी किए गए निवेश पर आपको सब अनुदान मिलता है इकाइयों को। तो पात्र निवेश में प्लांट मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई, उपकरण हो गए, प्लांट मशीनरी की स्थापना हो गई, अतिरिक्त एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर हो गया, कुछ आपके इलेक्ट्रिक के इंस्टॉलेशन रहते हैं वो भी हो गए, और पहली बार जो नवकरणीय ऊर्जा के कुछ संयंत्र लगेंगे इकाई में, जो कि आजकल इकाइयाँ उस पर शिफ्ट हो रही हैं, तो उनको भी हमने सब्सिडी देने का प्रावधान इस नीति में राज्य शासन ने किया है। अब कब तक का निवेश इसमें सहायता के लिए मान्य किया जाएगा? तो जो नई इकाई है उसका उत्पादन दिनांक जब भी वो अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी तब तक का निवेश उसका मान्य किया जाएगा। यदि कोई विद्यमान इकाई है, मतलब पुरानी इकाई है, और वो एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन या टेक्निकल अपग्रेडेशन करेगी, तो ऐसी इकाई के लिए अधिकतम 3 वर्ष का ही हम लोग मान्य करेंगे, उसके पुराना नहीं मान्य किया जाएगा। मगर इसमें भी एक ये है कि यदि कोई इकाई 2 साल बाद ही यदि एक्सपांशन करती है तो उसका 2 साल का ही, पिछले 2 साल का ही हम लोग निवेश काउंट करेंगे। अब एक विद्यमान इकाई जो शब्द आया उसको भी यहाँ परिभाषित किया गया है नीति में। विद्यमान इकाई से आशय है कि जो नीति की लागू होने की दिनांक 24 फरवरी उसके पहले से स्थापित हो, या नीति की अवधि में नई इकाई जो बनी है वो नीति की अवधि में एक्सपांशन करेगी, तो उसके लिए जो नई इकाई थी वो आप एक्सपांशन, वो विद्यमान इकाई की श्रेणी में आएगी। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने देखा कि यह नीति 24 फरवरी 2025 से पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी। 23 फरवरी 2025 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयां सहायता की पात्र होंगी। संयंत्र, मशीनरी, भवन जैसे निवेश को पात्र माना गया है और तकनीकी उन्नयन करने वाली मौजूदा इकाइयां भी शामिल हैं। अब समझते हैं एमएसएमई वर्गीकरण और निवेश मापदंड। एमएसएमई का वर्गीकरण जो वर्तमान में लागू है, हालांकि इसमें अभी बजट में इसमें संशोधन प्रस्तावित है, मगर अभी वर्तमान में जो लागू है उसमें सूक्ष्म लघु की इकाई है, इसमें 2 श्रेणियां हैं, मतलब 2 शर्तें आपको पूरी करनी है इकाई को। एक तो निवेश से है, प्लांट मशीनरी में निवेश, और दूसरा है उसके टर्नओवर से। सूक्ष्म श्रेणी की जो इकाई है उसमें प्लांट मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर उसका 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। लघु स्तर की इकाई को उसका निवेश यंत्र संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक टर्नओवर उसका 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्यम श्रेणी की जो इकाई है उसका संयंत्र मशीनरी में निवेश 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होगी उसका उस श्रेणी में वर्गीकरण नहीं होगा। अब संयंत्र मशीनरी में निवेश की गणना जो है वो एमएसएमई एक्ट में उसको इनकम टैक्स रिटर्न से जोड़ा गया है। तो आप जो भी इकाई जो है वो निवेश की गणना निवेश करती है तो रिटर्न के अनुसार उसकी राशि मान्य की जाएगी जो उसने इनकम टैक्स रिटर्न में की है। परंतु इसमें रिटर्न में भूमि, भवन, फर्नीचर, फिटिंग ये को हम प्लांट मशीनरी में काउंट नहीं करेंगे, जो आयकर रिटर्न में प्लांट मशीनरी में काउंट होती है, मगर एमएसएमई में नहीं होगी। इसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान विकास, R&D और ऐसी लागत जिसको अपवर्जित करते हैं वो भी प्लांट मशीनरी में काउंट नहीं होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी की राशि ये इसमें माना गया है कि यदि आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जीएसटी की राशि को मशीन की गणना में जोड़ा नहीं जाएगा और यदि आपने रिटर्न फाइल किया है तो रिटर्न के अनुसार ही मान्य होगी। जो एक्ट में एक नवीन प्रोविज़न किया गया है 2020 से, उसका ये कहना है कि यदि एक पेन संख्या पे कई इकाइयाँ पंजीकृत है एक ही पेन पर तो सबको सामूहिक रूप से एक इकाई माना जाएगा। अर्थात यदि कोई 1 करोड़ की एक इकाई है किसी पेन पर और 11 करोड़ की दूसरी इकाई है तो कुल उसका निवेश 12 करोड़ माना जाएगा। अब इनकम टैक्स के सेक्शन 43 में एक बात और है कि कितनी राशि को भुगतान के आधार पर गणना में मान किया जाएगा। तो उसमें एक बहुत अच्छा ये एक रूल है कि एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा का नकद यदि भुगतान किया जाता है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। हम यदि गणना के रूप में देखें कि मान लो किसी ने 35 लाख की एक मशीनरी खरीदी है
और उसने 2,500 रुपये 10 बार दिए एक ही दिन में, तो कुल राशि 25,000 हो गई, जो कि 10,000 रुपये ज़्यादा है। इस कारण उसको प्लांट मशीनरी गणना में मान्य नहीं किया जाएगा। अब यदि किसी इकाई द्वारा 10 दिन लगातार 10 दिन तक हर रोज 10,000 रुपये दिए गए और इस प्रकार कुल 10,000 रुपये दिए गए, चूँकि एक दिन में 10,000 रुपये से अधिक नहीं दिए गए हैं नकद, इसलिए उसको निवेश में गणना में मान्य किया जाएगा। और यदि चेक से किसी ने 35 लाख ही रुपए दे दिए तो उसको पूरी की पूरी राशि मान्य की जाएगी। अब एमएसएमई गणना के वर्गीकरण की व्याख्या कुछ इस तरह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई के किसी भी अधिकतम सीमा को पार करने पर ही, न्यूनतम सीमा को पार करने पर ही उच्च सीमा में वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि आपको ये एक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक इकाई है जो संयंत्र मशीनरी में निवेश कर रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से टर्नओवर में निवेश कर रही है। तो जब इसको आप ग्राफिक देखेंगे तो आप देखेंगे इधर से इसका टर्नओवर बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, और टर्नओवर एक सीमा पे आकर रुक गया 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच, मगर निवेश उसका 10 से 50 के बीच है। इसलिए इस इकाई को हम मध्यम श्रेणी में मान्य करेंगे कि उसने एक क्रॉस कर लिया, एक सीमा उसने क्रॉस कर लिया। अब यदि पुनः हम देखेंगे कि उसने फिर यदि टर्नओवर बढ़ाना शुरू किया और उसके निवेश में बढ़ोतरी नहीं हुई, मगर उसका टर्नओवर उसने 250 से ऊपर कर लिया है, तो फिर उसने एक सीमा क्रॉस कर ली है। इस कारण अब वो 250 उसको वृहत के बड़ी इकाई के रूप में मान्य किया जाएगा। मान लीजिए कुछ समय पश्चात वो इकाई सिक होने लगी है और उसका टर्नओवर और दोनों ही कम होने लगे निवेश, तो आप देख रहे हैं ग्राफिक चेंज से कि देखिए कि उसने 1 करोड़ से 10 करोड़ तक निवेश रह गया और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो गया है, तो उसको लघु के रूप में मान्य करेंगे, भले उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम क्यों ना हो। अब एक जो नीति में एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, पुरानी इकाई यदि विस्तार, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन करती है, तो इसके लिए भी नीति में कुछ परिभाषित किया गया है। नीति की परिभाषा के अनुसार यदि स्थापित उद्योग जो है सूक्ष्म और लघु स्तर का है, तो उसको कम से कम अपने मूल निवेश का, जब विस्तार करना उसने प्रारंभ किया हो, तो 30% या 1 करोड़ जो भी कम हो निवेश करने पर ही उसे नई इकाई की सहायता की पात्रता होगी। अर्थात यदि हम मान के चलेंगे कोई इकाई अपनी 90 लाख की थी तो उसको 30% 27 लाख का निवेश करना पड़ेगा न्यूनतम। यदि उसने 25 लाख का किया है तो उसको नई इकाई के समान सुविधाओं की पात्र नहीं होगी। इसी प्रकार यदि कोई इकाई 6 करोड़ की है तो उसको न्यूनतम, उसने यदि 1 करोड़ 50 लाख का किया है, 30% भले ही 1.8 करोड़ होता हो, परंतु 1 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए उसको भी नई इकाई के समान सुविधाओं की पात्रता होगी। इसी प्रकार जो मध्यम श्रेणी की इकाई है, मध्यम श्रेणी की इकाई को भी 30% अपने मूल का या 10 करोड़ रुपए जो भी कम हो। इसको आप इस तरह समझे कि यदि कोई इकाई 35 करोड़ की है और उसने 30% का किया है, तो 30% के हिसाब से उसका 10.5 होना चाहिए, मगर उसने यदि 10 करोड़ भी किया होगा तो उसको पात्रता आएगी, क्योंकि 30% या 10 करोड़ जो भी कम हो। तो इस प्रकार ऐसी इकाइयाँ जो विस्तार, डाइवर्सिफिकेशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन करती हैं, उनको नई इकाई के समान सुविधाओं की पात्रता आती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने देखा कि एमएसएमई वर्गीकरण निवेश और टर्नओवर की सीमा पर आधारित है। सीमा पार होने पर इकाई ऊपरी श्रेणी में जाती है। 10,000 रुपए से अधिक नकद भुगतान अमान्य होगा। तकनीकी उन्नयन पर पात्र निवेश करने वाली इकाइयां सहायता की हकदार होंगी। अब जानते हैं पात्रता और सामान्य प्रावधान। अब जो एमएसएमई विकास नीति है उसमें जो सुविधाओं और सहायता के लिए जो सामान्य प्रावधान है, उसके लिए अभी एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 जारी हो रही है, और योजना में पूरी नीति के अंतर्गत जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसको प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया उसमें स्पष्ट की गई है। इसमें नीति में प्रदेश के स्थायी निवासियों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नीति अंतर्गत के प्रदेश के स्थायी जो निवासी हैं उनको 70% का न्यूनतम रोजगार देने पर ही उनको नीति अंतर्गत सहायता की प्रावधान नीति में किया गया है। इसके अलावा जो औद्योगिक इकाई है उसको
भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और मध्य प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत भी उसको अपना पंजीकृत कराना अनिवार्य है। इसी इन दो के आधार पर ही कोई भी इकाई को सहायता के लिए आवेदन करने की पात्रता आएगी। प्रदेश के कई शहरों में जो नगर निगम हैं उसके अपने अपने मास्टर प्लान हैं। तो नीति अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि मास्टर प्लान में जो भी हमारे औद्योगिक प्रयोजन की भूमि है वहाँ पर यदि कोई इकाई लगती है तो उन्हें ही इनकी सुविधाओं की पात्रता होगी। अन्य प्रयोजन की भूमि पर मकान, रहवासी एरिया, मार्केट एरिया में इकाई लगाने पर सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी। सहायता के लिए दो स्तरों में बांटा गया है। जो 10 करोड़ तक की इकाई होती है, 10 करोड़ तक की इकाइयों के प्रकरण छोटे होते हैं तो उसके लिए जिला स्तर पर समिति गठित है। और 10 करोड़ के जन संयंत्र से में जिसका 10 करोड़ से अधिक है उनके लिए उद्योग संचालनालय में आवेदन करना होता है, जहाँ पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति गठित है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार हम जो एमएसएमई विकास नीति है उसमें ऐसे भी उद्योग हैं जिनको अपात्र श्रेणी में रखा गया है, या कुछ एक्टिविटी है जिनको अपात्र श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ऐसे उद्योग को राज्य शासन बढ़ावा नहीं देता है, जिसमें मुख्य रूप से गुटखा, मांस, मदिरा और पॉलीथीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है। स्टोन क्रशर है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, स्वतंत्र रूप से सॉर्टेज इकाइयाँ हैं, और जो राज्य शासन का चूक करता है, ऐसे सभी इकाइयों को इसमें अपात्र श्रेणी में रखा गया है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने देखा कि सामान्य प्रावधानों में रजिस्ट्रेशन, स्थानीय रोजगार 70%, मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग और 10 करोड़ रुपए तक के निवेश का सत्यापन जरूरी है। कुछ चिन्हित उद्योगों को विशेष सहायता भी मिल सकती है। अब जानते हैं वित्तीय सहायता योजनाएं। अगले मॉडल में हम क्या सीखेंगे? अब जो हम देखेंगे कि एमएसएमई विकास नीति में कौन कौन सी सुविधा और सहायताएं प्रावधानित की गई। एक जो सबसे मुख्य सहायता है उद्योग विकास अनुदान, जो जन संयंत्र में 10 करोड़ तक का निवेश करती है इकाई, उनके लिए उद्योग विकास अनुदान है। तो ऐसी कोई भी नई इकाई जो पात्र निवेश करेगी, पात्र निवेश का जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, पात्र निवेश में आते हैं प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, मशीन का प्रतिष्ठापन, बिजली का प्रतिष्ठापन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, उपकरण और नवकरणीय ऊर्जा प्लांट, ये सभी आते हैं। नवकरणीय ऊर्जा प्लांट के बारे में भी शर्त है कि उसको कम से कम 50% उसकी ऊर्जा का उपयोग स्वयं के लिए करना पड़ेगा, और उसकी कुछ कुल निवेश राशि उसके प्लांट मशीनरी बिल्डिंग से 20% से अधिक नहीं होगी गणना के लिए। तो ऐसे पात्र निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा, और ये जो निवेश है ये 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा, अर्थात हर साल लगभग 10% मिलेगा। फिर जो महिला उद्यमी इकाई है, अनुसूचित जाति इकाई, जनजाति की इकाई है, महिला जाति जनजाति इकाई से तात्पर्य है कि जिसमें उनका स्टेक 51% या अधिक हो, तो न्यूनतम 51% होना चाहिए। उनको 8% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है, अर्थात जिस साल उनका ऐसी इकाई का स्टेक 51% से अधिक होगा, क्योंकि वो इकाई के स्वामित्व में परिवर्तन समय समय पर हो सकता है, तो जिस साल भी उनका रहेगा उनको उस साल 51% अधिक रहेगा, उस साल उनको 2% की अतिरिक्त सहायता दे होगी। तो 10% की जगह 12% होगी। इस प्रकार ये अधिकतम सहायता 8% होगी। अब ऐसी महिला जो कि SC/ST कैटेगरी की है, उनके लिए ये प्रावधान 2.5 करोड़ रुपए 2.5% है। 2.5% का प्रावधान किया गया है प्रति वर्ष। तो जिस साल महिला उद्यमी इकाई जो कि SC/ST वर्ग की है और उनके द्वारा किया जाता है, उनको 10% अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। निर्यात के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया उद्योग विकास अनुदान। यदि किसी का 25% से 50% तक निर्यात करेगा तो उसको प्रतिवर्ष 2% अतिरिक्त का प्रावधान किया गया है। और ऐसी इकाइयाँ जो 50% से अधिक अपने
कुल उत्पादन का प्रतिवर्ष निर्यात करेगी, उनके लिए 3% अतिरिक्त उद्योग विकास का प्रावधान प्रतिवर्ष किया गया है। ये 4 वर्षों के लिए है। रियायत की गणना के लिए एक विशेष किया गया है कि भवन की लागत जो है संयंत्र मशीनरी की लागत का 100% से अधिक नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब है कि लागत भवन की भले ही ज़्यादा हो, गणना केवल उसके प्लांट मशीनरी के 100% तक ही सहायता हेतु की जाएगी। फार्मा इकाइयों को जरा इस बिल्डिंग बड़ी लगती है तो उनके लिए ये सीमा 2% रखी गई है। अब यन संयंत्र में 10 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाई को निवेश प्रोत्साहन सहायता का प्रावधान है। निवेश प्रोत्साहन सहायता 40% तक मिलती है। वो फिक्स 40% थी, ये 40% तक है, थोड़ी कम होती जाती है जैसे जैसे निवेश बढ़ता है। एक फार्मूले के हिसाब से उसकी गणना की जाती है जो 40% धीरे धीरे कम होता है। ये 7 वर्षों 7 समान वार्षिक किस्तों में की जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कई प्रकार के गणक हैं जो कि उसकी मूल सहायता को बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए किसी की वार्षिक सहायता, उसकी जो भी सहायता आई उसका प्रतिवर्ष उसकी सहायता बटे 7 के हिसाब से गणना की जाएगी, तो वो उसकी वार्षिक मूल सहायता हो गई। उसमें सकल आपूर्ति गणक का गणक है, रोजगार गणक है, निर्यात गणक है, भौगोलिक गणक है और FDI गणक है। सकल आपूर्ति गणक से आशय है कि जब भी इकाई उत्पादन में आती है तो उसको अपनी उत्पादन क्षमता का प्रथम वर्ष न्यूनतम 40% का उत्पादन करना अनिवार्य है। आगामी वर्षों में पिछले सकल आपूर्ति का 75% या स्थापित क्षमता का 50%, जो भी अधिक हो करने पर ही उसको गणक 1 मिलेगा। अर्थात यदि उसका क्षमता इनसे कम रही, प्रथम वर्ष 40% से कम रही, आगामी वर्षों में 75% से कम रही या स्थापित क्षमता का 50% से कम रही, तो उसका गणक 1 से कम हो जाएगा और सहायता में उस अनुपात में कमी हो जाएगी। रोजगार गणक यदि किसी इकाई में 100 से ज़्यादा कर्मचारी हों और 2500 से ज़्यादा होंगे तो 1.5 रहेगा। 100 से 2500 तक कर्मचारियों के लिए 1 से 1.5 का गणक है। ये अनुपातिक रूप से बढ़ता है। इसके अलावा जो निर्यात गणक है ये 25% से अधिक को 75% तक निर्यात पर 1 से 1.3 है और 75% से अधिक पर 1.3 का गणक है। भौगोलिक गणक है, हमारे ऐसे विकास खंड है जहाँ पे कोई भी बड़ी इकाई स्थापित नहीं है, वहाँ पे यदि कोई इकाई आती है तो उनको 1.3 का मल्टीपल दिया गया। 2025 की नीति में पहली बार FDI गणक का प्रोविजन किया गया है। FDI गणक 26% से 50% तक 1.1 से 1.2 तक अनुपातिक रूप से बढ़ता है। अर्थात यदि किसी को 26% किसी में FDI की इक्विटी है तो उसको 1.1 और किसी इकाई की में FDI की इक्विटी 50% से अधिक है तो उसको 1.2 का मल्टीपल मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक फार्मूले के तहत गणना होती है, तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ पे 40%, निवेश करने पर 40% है और ये लगभग 83 करोड़ तक 40% रहता है। उसके बाद जो निवेश प्रोत्साहन सहायता है वो 35% हो गई, 100 करोड़ पे 120 पे 32.45 हो गई और इस तरह 200 करोड़ पे 25.44 हो गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए इसमें विशेष प्रोविजन किया गया नीति में। जो हमारी जो मूल सहायता जो किसी भी इकाई की होती है उसमें 1.5 का मल्टीपल फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए दिया गया है। इस बार पहली बार API और या बल्क ड्रग का निर्माण करने वाली या मेडिकल डिवाइस विनिर्माता इकाइयों को भी 1.3 का मल्टीपल दिया गया है कि अर्थात ऐसी इकाई को यदि सामान्य प्रकरण में जो मूल सहायता है उसका 1.3 गुना सहायता का प्रोविजन इस MSME विकास नीति में किया गया है। इसमें क्लेम इकाई की पात्रता के निर्धारण के पश्चात इकाई को चूंकि निर्यात के लिए गणक है, उत्पादन गणक है, तो उसको क्लेम करना पड़ता है। तो यदि किसी इकाई का उत्पादन दिनांक 30 सितंबर के पूर्व की है तो उसका उसी वर्ष में उसका पूरी गणना की जाएगी। और क्लेम के लिए यदि किसी की उत्पादन दिनांक 30 सितंबर के बाद की है तो उसको एक विकल्प दिया रहता है कि वो उसी वर्ष को अपना क्लेम वर्ष मान करेगा या आगामी वर्ष से अपना क्लेम शुरू करेगा। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं, हमने देखा कि निवेश के आधार पर 40% तक अनुदान मिलता है, विशेष वर्गों और क्षेत्रों को अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, सहायता गुणांकों के अनुसार तय होती है। अब जानते हैं प्रमाणीकरण
अधोसंरचना और पर्यावरणीय सहायता। इसके अलावा इकाई में गुणवत्ता प्रमाणीकरण और पेटेंट को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रोविज़न किए गए हैं। पेटेंट के लिए सहायता 100% अधिकतम 10 लाख प्रति पेटेंट रखी गई है। इसका मतलब ये है कि इकाई एक से अधिक पेटेंट लेती है तो उसको 10 लाख प्रति पेटेंट के हिसाब से भारत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। निर्यात के लिए कोई प्रमाण पत्र लेती है तो ऐसी इकाई को 50% 50 लाख की सहायता दी जाएगी। फार्मा इकाइयों को जनरली WHO, GMP, USFDA लेना पड़ता है जिसमें ज़्यादा व्यय होता है, तो ऐसे के लिए 50% 50 लाख की उनको भी सहायता का प्रोविज़न निर्यात फार्मा इकाइयों को किया गया है। जेड प्रमाणन के लिए 10 भारत सरकार की तरफ से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को 80, 60 और 50% की सहायता मिलती है। तो मध्य प्रदेश सरकार भी उनको शेष रिमेनिंग का 50%, अच्छा क्रमशः 10% सूक्ष्म को, 20% लघु को और 25% मध्यम इकाइयों को सहायता दे रही है। इसी प्रकार लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत सरकार की सहायता यदि कोई लेता है तो 5% सहायता भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नीति में प्रावधानित की गई है। यदि कोई भारत सरकार सहायता नहीं लेता है तो उसको लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उपकरण वे उसके द्वारा क्रय किए जाएंगे जो कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस, इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के मापने में सक्षम होंगे, तो ऐसे उपकरणों पर 50% अधिकतम 15 लाख का भी प्रोविज़न नीति में किया गया है। फिर जो गुणवत्ता के जो सामान्य सर्टिफिकेट होते हैं ISO, BISB, ISI, FPO, एक बार प्रमाणीकरण, इसमें के लिए 100% अधिकतम 20 लाख की सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है। फिर एक प्रोविज़न किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि यदि कोई इकाई जिसमें न्यूनतम 1 करोड़ का निवेश हो और अधिकतम 10 करोड़ का निवेश हो, वो अविकसित भूमि पर अपना उद्योग लगाती है तो उसको सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती है। तो ऐसे सड़क, बिजली, पानी के लिए उसको 50% अधिकतम 25 लाख का प्रावधान किया गया है। यदि इकाई में यन संयंत्र में निवेश 10 करोड़ से अधिक है तो उसको अधिकतम सीमा 50% और अधिकतम सीमा 3 करोड़ तक की है। ये सहायता नीति की प्रभावशील अवधि में ही उत्पादन करने वाली इकाई को मिलेगी, अर्थात विस्तार, डाइवर्सिफिकेशन वाली इकाइयों को ये नहीं मिलेगी। इसके अलावा इकाई में पर्यावरण के प्रति जागरूक यदि कोई इकाई है तो उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है, क्योंकि ऐसे उपकरणों को पर्यावरण संबंधी उपकरण MSMED एक्ट के तहत जन संयंत्र की परिभाषा में नहीं आते हैं, अतः उन पर उनको निवेश की पात्रता नहीं आती है। इसलिए उनके पृथक से हम इस नीति प्रावधान किया गया है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण या जल संरक्षण उपाय करेंगे उन पर सहायता का प्रोविज़न किया गया है। तो जो 10 करोड़ तक की इकाइयाँ हैं उनको नीति की प्रभावशीलन में ये सब करती है तो उन्हें 25 लाख तक की सहायता मिलेगी, और यदि ये समूह में करती है कम से कम 5 इकाई समूह में तो उन्हें 1 करोड़ तक की सहायता का प्रावधान किया गया है नीति में। 10 करोड़ की इकाई है से अधिक की इकाई है तो उसे 50% 2.5 करोड़ का प्रावधान नीति में किया गया है, और ऐसी 10 करोड़ से अधिक की 5 इकाइयाँ समूह में ऐसी कोई CETP लगाती है तो उसके लिए 300 लाख अर्थात 3 करोड़ रुपए का प्रावधान भी नीति में किया गया। फिर नीति में इन औद्योगिक अनुसंरचना को निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित करने का भी प्रावधान है, जिसके तहत यदि निजी निवेशक 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक का उद्योग क्षेत्र निर्मित करता है तो उसे व्यय का 50% और 4 हेक्टेयर से अधिक करता है तो व्यय का 40%। तो चूंकि 4 हेक्टेयर से अधिक करेगा तो 4 हेक्टेयर तक 50%, 4 हेक्टेयर से ऊपर 40% की रेट टेलीस्कोपिक माध्यम से गणना की जाएगी, और ये गणना ₹50 लाख प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी और इसकी कुल ओवरऑल लागत 40 करोड़ से अधिक नहीं होगी। इसमें शर्त यह है कि कम से कम एरिया 2 हेक्टेयर होना चाहिए। बहुमंजिला औद्योगिक परिसर कोई बनाता है तो उसका कारपेट एरिया कम से कम 1000 वर्ग मीटर होना चाहिए, और कारपेट एरिया जो बहुमंजिला उद्योग क्षेत्र है उसमें प्रति वर्ग मीटर 8000 रुपये से ज़्यादा सहायता दे नहीं होगी, और कुल लागत उसकी भी इस क्लस्टर के समान अधिकतम 40 करोड़ रुपए होगी। मगर इस तरह के क्लस्टर की आवश्यकता है या नहीं,
निजी निवेशक को इसके लिए आयुक्त एमएसएमई की अनुमति आवश्यक होगी। फिर ऊर्जा लेखा परीक्षा। ऊर्जा लेखा परीक्षा हर इकाई को आज अपनी बिजली की आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमित रूप से एनर्जी ऑडिट कराते रहना चाहिए, और जो इकाइयाँ एनर्जी ऑडिट कराती है तो उनको नीति में 50% अधिकतम 50,000 का प्रावधान किया गया है। और ऑडिट में यदि सुझाए गए जो उपकरण है यदि इकाई खरीदती है तो उसे 25% अधिकतम 5 लाख की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, परंतु ऐसे उपकरण 1 साल में क्रय करना अनिवार्य है और ऐसे उपकरणों के लगाने के पश्चात कम से कम 20% ऊर्जा की बचत होना आवश्यक है। विशेष पैकेज का प्रावधान भी नीति में किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं, कृषि खाद्य उत्पादों का जो प्रसंस्करण करती है, यंत्र संयंत्र का उपयोग इसमें आवश्यक है, और जिससे वैल्यू एडिशन उत्पाद बनना चाहिए उन्हें हम फूड प्रोसेसिंग मानेंगे, जो खाने के तैयार हो, रेडी टू ईट हो, और जिसमें प्रिजर्वेटिव रंग और सुगंध का उपयोग भी किया गया। अब इनको क्या सहायता है फूड प्रोसेसिंग को एक्स्ट्रा की, इनको बिजली की आवश्यकता होती है। इसी के दृष्टिगत जो 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाइयां हैं यंत्र संयंत्र में, उन्हें ₹1 प्रति यूनिट का प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। मंडी शुल्क, ऐसी 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली यंत्र संयंत्र में ऐसी इकाई को मंडी शुल्क की भी प्रतिपूर्ति 50% या 5 साल तक जो भी पहले की जाएगी, परंतु शर्त यह है कि ऐसे वो मंडी शुल्क राज्य की कृषि उपजों मंडी शुल्क तभी मिलेगी जब वो राज्य की कृषि उपजों का क्रय करेंगे। फूड प्रोसेसिंग को एक उत्पादन लिंक सहायता भी दी गई है। यदि वो निवेश प्रोत्साहन सहायता या उद्योग विकास अनुदान न लेना चाहें तो उनको उसके विकल्प के रूप में नेट विक्रय टर्नओवर का 1% अधिकतम 5 करोड़ की सहायता 5 वर्ष हेतु का प्रावधान भी नीति में किया गया है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने देखा कि पेटेंट, गुणवत्ता प्रमाणन, ZED, लीन जैसी पहलों पर खर्च की आंशिक भरपाई होती है। औद्योगिक क्षेत्र तक बुनियादी सुविधाएं, पर्यावरण सुरक्षा, क्लस्टर विकास और ऊर्जा ऑडिट पर भी 50% तक की सहायता मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन की ओर। अन्य प्रकार की सहायताएं नीति में जो छोटी छोटी सहायताएं हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं इकाइयों के लिए, जैसे कि उनको निर्यात सुविधा है कि यदि कोई औद्योगिक परिसर से गेटवे पोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधा तक वो अपना सामान भेजते हैं तो परिवहन व्यय का 50% अधिकतम 40 लाख रुपये की सहायता 5 वर्षों के लिए दी गई है। ये पुरानी इकाइयों को भी मिल सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं यदि भारत सरकार के या केंद्र से क्रय करते हैं तो 50% 50 लाख, और यदि ये वैश्विक विकासकर्ता से क्रय करते हैं तो अधिकतम 100 लाख की इनको सहायता का प्रावधान है। एमएसएमई एक्सचेंज में यदि ये फंडिंग के लिए, फंड जुटाने के लिए, लिस्टिंग के लिए व्यय करते हैं तो 50% अधिकतम 40% की सहायता का प्रावधान भी नीति में किया गया। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई स्वतंत्र रूप से कुछ लगाता है, सुविधा केंद्र लगाता है अपशिष्ट निपटान के लिए, तो उनको 40% 2 करोड़ की सहायता का प्रावधान नीति में किया गया है। R&D को भी सरकार बढ़ावा देना चाहती है, इसके लिए पहली बार R&D के लिए भी सुविधा का प्रावधान किया गया है। R&D के लिए टेस्टिंग मशीनें, उपकरणों और भवन पर 50% 25 करोड़ तक की सहायता का प्रावधान है। जो रिसर्च करने वाले हैं अधिकतम 2 रिसर्चर्स के लिए प्रति माह 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया है 3 वर्षों के लिए। और ऐसे रिसर्च के बाद जो उत्पाद बनेगा उसका यदि पेटेंट होता है तो उसकी 100% अधिकतम 25 लाख तक की प्रतिपूर्ति भी नीति में प्रावधानित की गई है। टेस्टिंग लैब यदि कोई इकाई अपनी परिसर में बनाती है, कोई स्वतंत्र रूप से बनाता है तो उसको 50% 20 लाख, और यदि फार्मास्यूटिकल इकाई करती है तो उसको 50% अधिकतम 100 लाख की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नीति में है। फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस निर्माता को ब्याज अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। 5 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई को सुविधा मिलेगी 5% की दर से 5 वर्षों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की लॉजिस्टिक नीति और निर्यात संवर्धन नीति भी 2025 में लागू की गई है 24 फरवरी से। इस नीति में जो एमएसएमई श्रेणी की इकाइयाँ हैं वो इस नीति का लाभ ले सकती है, जो कि एमएसएमई विभाग द्वारा ही प्रदान की जाएगी। बीमार इकाइयों के लिए भी प्रोविज़न किया गया है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके अंदर का समिति गठित है, और कोई बैंक की तरफ से किसी का प्रस्ताव आता है तो मध्य प्रदेश सरकार की जो कुछ देयताएं हैं उसको माफ़ करने या उसको
आगे बढ़ाने के लिए एक समिति को अधिकृत किया गया है। ऐसी इकाई को यदि वो अपात्र की श्रेणी में नहीं आती है तो उसको नई इकाई के समान भी सुविधा देने का प्रावधान समिति कर सकती है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने देखा कि नीति में निर्यात, तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान, टेस्टिंग लैब और एसएमई एक्सचेंज जैसे क्षेत्रों को भी सहायता मिलती है। बीमार इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए पूंजी, ब्याज माफी और पुनर्भुगतान की सुविधा दी जाती है। अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया और अपील व्यवस्था। जो प्रोत्साहन राशि है उसकी सामान्य प्रक्रिया ये है कि उसको, जैसा कि पहले बताया था, 10 करोड़ तक का निवेश करने वाली और 4 हेक्टेयर तक के क्लस्टर को जिलों में आवेदन करना पड़ेगा, और इससे 10 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाले 4 हेक्टेयर से अधिक वालों को उद्योग संचालय में आवेदन करना पड़ेगा। योजना का आवेदन विभाग की वेबसाइट mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है, और इनका इकाइयों को जो पेमेंट होगा वो ई-पेमेंट के माध्यम से होगा। आवेदन की प्रक्रिया आपको अपने हमारी वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले अपने को पंजीकृत करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करें, अनुदान के लिए आवेदन करें। और अभी ये 10 करोड़ तक की इकाइयों के लिए सुविधा उपलब्ध है। शीघ्र ही 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को भी इस ऑनलाइन सुविधा आवेदन की मिल सकेगी। जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें वित्त, वाणिज्य कर, ऊर्जा और एमएससी विभाग के प्रमुख सचिव हैं, और उसके आयुक्त एमएससी में उसके सदस्य सचिव होते हैं। यहाँ पे कोई आवेदन यदि विलम्ब से आता है तो समिति विलम्ब दोष को दूर कर सकती है। एक अपील का भी प्रावधान किया गया है। जिला स्तरीय सहायता समिति के विरुद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त को और करनी पड़ेगी, और इसके बाद द्वितीय अपील एमएससी विभाग में की जा सकती है सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव के समक्ष। राज्य स्तरीय साधिकार समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील मंत्रिपरिषद निवेश संवर्धन पर जो मंत्रिपरिषद समिति है उसके समक्ष की जा सकती है। सहायता प्राप्त जो इकाई है उसको 4 वर्ष तक या सहायता अवधि में उत्पादन बनाए रखना जरूरी आवश्यक होगा। सब कुछ उसका मेंटेनेंस सब कुछ सही होगा। उसका स्वामित्व में परिवर्तन भी उद्योग आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा। अनुदान वितरण में कभी कभी यदि बजट के कारण देरी होती है तो उस पर कोई ब्याज दे नहीं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं। हमने जाना कि आवेदन ऑनलाइन किया जाता है और स्वीकृति के बाद अनुदान ई-पेमेंट से मिलता है। जिला राज्य स्तर पर समितियां बनी हैं और अपील की व्यवस्था भी है। इकाई को 4 साल तक संचालन बनाए रखना जरूरी है। तो आप सबका धन्यवाद। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और इस विषय पर कोई प्रश्नोत्तर भी हमने तैयार किए हैं। आप उन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उत्तर देने पर आपको एक प्रमाण पत्र से प्राप्त होगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद आप सभी का। और आप जब चाहें, एक ईमेल एड्रेस है rr.gourkhed@mp.gov.in। इस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहे। धन्यवाद। इस प्रशिक्षण में हमने एमपी स्टार्टअप नीति 2025 की पात्रता, प्रोत्साहन, क्षेत्रीय पैकेज, आवेदन व अपील प्रक्रिया को जाना। यह नीति नई और बीमार इकाइयों को सहायता देती है और तकनीकी अधोसंरचना व गुणवत्ता विकास को बढ़ावा देती है। अंतिम चरण में कृपया प्रश्नोत्तरी हल करें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आपका धन्यवाद। प्रशिक्षण यहीं समाप्त होता है।